मसीह का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। आज बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज आई आरबीआई की पॉलिसी। आज के मनी सेंट्रल में यह है दिन की सबसे बड़ी खबर। लेकिन ये इकलौती खबर नहीं है, क्योंकि आज कुछ ऐसा दिन है जब कई बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा होंगी। शुरुआत आज भले आरबीआई की पॉलिसी से होगी। शुरुआत आज आरबीआई पॉलिसी को हम खोलकर समझेंगे, क्या क्या उसके मतलब हैं, क्या मायने हैं, क्या अनुमान है, क्या आकलन है आरबीआई के, ये तो समझेंगे। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं। एक आज दिन की और बड़ी खबर आई अमेरिका से। एक अमेरिका में फैसला हुआ है, बहुत अहम फैसला है। यकीन मानिए, एक ऐसा फैसला है जो केवल अमेरिका या चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा सकता है। वो फैसला शायद आरबीआई के शोर में कहीं दब गया होगा, आप तक नहीं पहुंची होगी उसकी ध्वनि। लेकिन मनी सेंट्रल के अगर आप नियमित हैं तो हम कोई खबर नहीं छोड़ते, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, जो आपसे बच के रहे। खबरों के विश्लेषण के लिए आज मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और तमाम खबरों का विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत आरबीआई की पॉलिसी के साथ होगी। होम लोन वालों के लिए आरबीआई पॉलिसी में आई बड़ी खबर। ठीक है, रेपो रेट तो चेंज नहीं हुआ, किस्त तो कम नहीं हुई, लेकिन एक और रास्ते से राहत दी गई। क्या राहत थी ये जानेंगे। आरबीआई को सताने लगी महंगाई की चिंता, आंकड़ों में दिखा अनुमान में बढ़ोतरी की। कितनी बढ़ोतरी की, क्योंकि ये जानेंगे। सरकार कहां से बेचेगी 50 लाख टन गेहूं। 50 लाख टन गेहूं बेचने के लिए सरकार के गोदामों में होना भी तो चाहिए। अभी की मौजूदा स्थिति तो ये बता रही है कि इतना गेहूं है ही नहीं। अगर गोदामों में गेहूं है नहीं तो सरकार बेचेगी कहां से। अगर सरकार बेचेगी नहीं तो इसका क्या मतलब समझा जाए, गेहूं आएगा कहां से। क्या आयात की जो संभावना थी, जो अवधारणा थी, वो मजबूत हो रही है, ये जानेंगे समझेंगे। कैग ने किया एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, ये होगी हमारी अगली खबर। आपको याद होगा कल हमने कैग की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसमें आयुष्मान योजना कैसे बीमार हो रही है, कैसे लाचार हो रही है, कैसे उसमें फर्जीवाड़ा खुल रहा है, ये बताया था। आज कैग ने एक और रिपोर्ट पेश कर दी। एक और फर्जीवाड़ा, एक और सरकारी स्कीम। कैसे हुआ फर्जीवाड़ा, कहां हुआ, ये आपको बताएंगे। एलपीजी के आयात पर क्यों बढ़ी निर्भरता। आपके घर में हर 3 में से जो एलपीजी सिलेंडर अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है, तो अगर 3 सिलेंडर आप साल में यूज़ करते हैं या महीने में यूज़ करते हैं या 6 महीने में यूज़ करते हैं, तो उनमें से 2 ऐसे होते हैं जिसमें विदेशी गैस भरी होती है। आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों निर्भरता ये बढ़ गई, ये जानेंगे। और अमेरिका में हुआ एक बड़ा फैसला जिससे तिल मिलाया चीन। चीन क्यों तिल मिलाया, अमेरिका ने क्या फैसला लिया, ये आज दिन की बड़ी खबर है। अगर आपने ये सारी खबरें देखी होंगी, कुछ खबरें और भी होंगी, लेकिन ये जितनी खबरें मैंने इस ऑन द शो में आपको बताई, ये हर खबर आज दरअसल बड़ी खबर है। तो आज पूरा मनी सेंट्रल दरअसल बड़ी खबरों का मनी सेंट्रल है। शुरुआत आप करते हैं आरबीआई की पॉलिसी के साथ, क्योंकि पूरी उम्मीद है मुझे सुबह से आपको इस बात का इंतजार होगा कि ये पॉलिसी अंशुमान जी ने कैसे पढ़ी, कैसे इसका विश्लेषण किया। तो हुआ ये कि 3 दिन चली मौद्रिक पॉलिसी नीति कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई ने अपनी पॉलिसी की घोषणा कर दी। घोषणा का सबसे बड़ा बिंदु जो था, जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी, वो ये थी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि महंगाई की दर बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने फिलहाल रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा। जून तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। जी हां, जून में यह माना कि 5.2% से बढ़ाकर इसे 6.2% कर दिया गया। इस पर आपको बहुत चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मनी सेंट्रल देखते हैं तो हमने आपको बताया कब सब्जी महंगी हुई, कब मसाले महंगे हुए, कब तेल महंगा हुआ, कब अनाज महंगा हुआ। तो उसी के सहारे ये महंगाई नापी जाती है और आरबीआई को भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, इतनी खबरें हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। एक चीज और हुई कि ग्रोथ दर का जो अनुमान था, जो आर्थिक विकास दर का अनुमान था, उसे 23-24 के लिए 6.5% पर बरकरार रखा गया। यहां आरबीआई क्या थोड़ा ज्यादा सकारात्मक दिखा, ज्यादा उत्साहित दिखा, ये समझेंगे। आरबीआई ने यह भी कहा कि 19 मई से 28 जुलाई के दौरान बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा जमा हुआ, ये कौन सा पैसा था, 2000 के नोट बंद हुए, अतिरिक्त पैसा आया होगा, उसके लिए बैंकों को सीआरआर के तहत अतिरिक्त 10% रिजर्व रखना होगा। सीआरआर अभी 4% जो है, अगर इस दौरान आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है सेविंग अकाउंट और एफडी में, तो आपको उस पर 10% का एक्स्ट्रा रिजर्व रखना होगा। इसके साथ साथ आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को होम लोन पर फिक्स ईएमआई का विकल्प उपलब्ध कराएं। यह थी हाईलाइट। अब एक एक करके फैसला, आपको सबसे कठिन फैसला आपको कौन सा लगा, सबसे कठिन या उलझा हुआ फैसला आपको लगा होगा सीआरआर वाला। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, धागा यहीं से पकड़ते हैं और फिर पॉलिसी को उधेड़ते हैं। सर, पहला ये कि आरबीआई ने ये जो सीआरआर का फैसला लिया, इसका क्या मतलब है, ये फैसला क्या है?
शुभम, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और पहले हम इसका संदर्भ समझ लें कि मौद्रिक नीति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, जिसे हम मनी सेंट्रल की चर्चाओं में बराबर बताते रहें। ये मौद्रिक नीति भारत में बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक विकास दर में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे घटनाक्रम जिसमें कच्चे तेल में वापस लौटती तेजी, इन सारी परिस्थितियों के बीच आ रही है। बिल्कुल सामान्य रूप से आई हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा नहीं है और इस उलझन का असर हमें आज रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी पर दिखाई पड़ा। जब रिजर्व बैंक गवर्नर पॉलिसी के बाद अपना बयान पढ़ रहे थे तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो कहना चाह रहे थे और जो कह रहे थे उनके बीच लाइनों में मध्य में बीच में कई सारी चीज़ें छिपी हुई थी जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उनमें ये जो फैसला आया इंक्रीमेंटल सीआरआर का, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। अचानक बाजार में ऐसा माना गया कि जैसे रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए सीआरआर बढ़ा दी है या उनका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया है। सीआरआर के बारे में आप जानते होंगे कि बैंकों को जमा के अगेंस्ट एक सुरक्षित राशि रखनी पड़ती है और हर 100 रुपये पर उन्हें 4 रुपये के आसपास की सुरक्षित राशि जमा के बदले रखनी पड़ती है। अब यह फैसला तात्कालिक तौर पर ऐसा लगता है और किया भी गया, ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि 2000 के नोट के कारण जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आई थी उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नियमित करने, उसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि हम इंक्रीमेंटल 10% की सीआरआर, काफ़ी बड़ा नंबर है, 10% की सीआरआर का नंबर काफ़ी बड़ा है, इंक्रीमेंटल 10% की सीआरआर बढ़ा रहे हैं। यानी जिस बैंक के पास जितने अतिरिक्त डिपॉजिट 2000 के नोट वाली समय के दौरान आए होंगे, पिछले 2 महीने के दौरान आए होंगे, उस जमा पर बैंकों को और ज़्यादा पैसा रोकना पड़ेगा। जैसे वो 4 रुपये रोकते थे, 10 रुपये और रोकने पड़ेंगे, जिससे कि ये बाजार में तरलता कम हो सके। 95,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस कदम से रिजर्व बैंक बाजार से पूंजी खींचेगा। तात्कालिक तौर पर आपको लगेगा कि ये फैसला केवल 2000 के नोटों के संदर्भ में किया गया, क्योंकि ये फैसला रिजर्व बैंक ने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी समीक्षा करेगा और तब तक शायद जितनी अतिरिक्त पूंजी या लिक्विडिटी बैंकों में आ गई है उसे संतुलित कर लिया जाएगा। पर बैंक इसे इतना ही नहीं पढ़ेंगे। बैंकों को दिख रहा है कि रिजर्व बैंक सीधे तौर पर रेपो रेट में किसी बड़ी बढ़ोतरी की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक पॉज के तौर पर इंतजार करना चाहता है। इस फैसले का आधा असर हम आपको समझ में आएगा रिजर्व बैंक के महंगाई के आकलन में। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में वो बैंकरों को इस बात का संकेत देना चाहता है कि अगर बाजार में ज़्यादा लिक्विडिटी है किसी भी तरह से, तो रिजर्व बैंक के पास और भी रास्ते हैं, स्मार्ट रास्ते हैं, जिनको स्मार्ट रास्ते हैं, उनके जरिए वो बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करेगा। शुभम, रिजर्व बैंक चाहता तो इतनी लिक्विडिटी बैंकों के पास छोड़ सकता था, कोई बड़ा इशू नहीं था। 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बड़ी लिक्विडिटी नहीं होती है, बैंकों के पास ये लिक्विडिटी पड़ी होती। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इसके जरिए संकेत दिया है कि भले ही उसका स्टांस, उसका नज़रिया बाजार में रेपो रेट को या ब्याज दरों को स्थिर रखने का हो, लेकिन बाजार में तरलता को, बाजार में पूंजी के प्रवाह को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जिससे कि महंगाई को और ईंधन मिल सके। ब्याज दरों पर इसका तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन लंबे समय में ब्याज दरें कम नहीं होंगी, इस बात की पूरी संभावना है। इससे ये संकेत रिजर्व बैंक ने जरूर दे दिया कि अगर बैंक ब्याज दरें कम करने की उम्मीद छोड़ दें। बल्कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत में कई प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, जिसको MCLR कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। तो एक हिस्सा तो ये है कि भाई ब्याज की जो दर है वो यहीं रहेगी, तो आपकी जो EMI है बढ़ तो सकती है, कम नहीं होगी। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर FD करा रखी है और उसका ब्याज का आप आनंद ले रहे हैं तो अभी लंबे समय तक ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैसला महंगाई को आपने भी रेखांकित किया। महंगाई के आंकड़े में आपने कहा कुछ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, क्या ये आकलन बता रहा है? रिजर्व बैंक ने महंगाई के अपने आकलन में 2 तरीके की बातें कही और दोनों बातें लगभग महंगाई रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की पिछली समीक्षा से बिल्कुल अलग थी और चौंकाने वाली थी कई तरह से। पहली चीज तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई जुलाई अगस्त सितंबर तैयार हो जाइए, पीठ मजबूत कर लीजिए। एक तरफ वो सरकार से भी कहा और आम लोगों से कहा भारी महंगाई आने वाली अगले 3 महीने में। सब कुछ ऐसा हो रहा है पूरे सिस्टम में जो महंगाई को बढ़ाएगा। सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, अनाज की कीमत बढ़ रही है, एल नीनो का असर है, मानसून ने सब इधर उधर तितर बितर अस्त व्यस्त कर दिया है। और रिजर्व बैंक ने खुद माना है कि अगली तिमाही में महंगाई की दर उसके सहनीय स्तर से ऊपर निकल जाएगी, यानी 6% से ऊपर पहुंच जाएगी। तो महंगाई 3 महीने का खेल तो है नहीं, महंगाई अगर आएगी तो थोड़ा लंबे समय तक रहेगी। पर रिजर्व बैंक एकदम महंगाई बढ़ने की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था। तो रिजर्व बैंक ने तात्कालिक तौर पर छोटी अवधि में अगली तिमाही के लिए महंगाई में तेज बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की, लेकिन पूरे साल के लिए माना कि महंगाई 6% से नीचे रहेगी। हालांकि इस ऑब्जर्वेशन को, इस आकलन को थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ निगलिएगा, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक की पूरी मौद्रिक नीति की भाषा को पढ़िए और समीक्षा को पढ़िए तो महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक को लगातार
लगातार बनती हुई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें बहुत सारे तर्क इधर उधर दिए गए हैं। ये बताया गया कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी हो रही, करीब $87 के आसपास का एवरेज अगस्त का रेट है जो हमें दिख रहा है बाजार में। ये भी माना गया कि सरकार अभी रिजर्व बैंक समझ नहीं पा रहा है कि मानसून का असर किस तरीके से होगा। गेहूं के बारे में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की को लेकर सरकार किस तरह दबाव में है। तो महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक ने अपने पूरे लंबे समय के जो आकलन है 2024 का, उसमें मामूली बढ़ोतरी की है और तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक के मान रहा है कि इसके तिमाही में और इसके अगली तिमाही में दोनों में 6% के आसपास की महंगाई दर रहेगी। तो महंगाई का मोर्चा खुला है। और यहां से फिर दूसरा संकेत समझिए, जो हमने आपसे पहले सवाल के जवाब में बताया था, क्योंकि रिजर्व बैंक को तत्काल बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए क्यों खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि महंगाई को ईंधन आने वाले समय में मिलता रहेगा। और ये खबर सरकार के लिए आमतौर पर अच्छी नहीं है, जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी से निकल कर आती है। ये अगला साल, अगले 6 महीने और उसके बाद के 6 महीने चुनाव के महीने, और इन महीनों में महंगाई का दबाव ऊंचा रहेगा अर्थव्यवस्था में। रिजर्व बैंक ने लगभग ऐसी बात संकेतों में कहने की कोशिश की है। सर, विकास दर का अनुमान बरकरार रखा, महंगाई बढ़ाई, लेकिन विकास दर ये बोला कि 6.5 पे बरकरार रहेगी। कितना सटीक, कितना पुख्ता, कितना मजबूत लगता है आपको ये आकलन? अब तीसरा सवाल, मौद्रिक पॉलिसी का तीसरा हिस्सा या तीसरा कमरा होता है जहां रिजर्व बैंक हाथ में दो बॉल्स लेकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिसको कि हम आमतौर पर इकोनॉमी की भाषा में ग्रोथ और इन्फ्लेशन का डायनेमिक्स कहते हैं, कि एक हाथ से वो महंगाई संभालता है, दूसरे हाथ से ग्रोथ संभालता है। रिजर्व बैंक ने फिलहाल अपने जिस आकलन को प्रस्तुत किया वो 6.5% का है इस साल के लिए, 2024 के वित्त वर्ष के लिए। बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, पर यह आकलन मौजूदा परिस्थिति में थोड़ा सा आशावादी या उम्मीदों भरा लगता है। भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, अभी की महंगाई की स्थिति है, उसमें 6.5% के आकलन में आने वाले समय में संशोधन हो सकता है। रिजर्व बैंक का मानना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग की तरफ से चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस और दबाव मौजूद है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि त्योहारी सीजन आने वाला, त्योहारी सीजन कैसे परफॉर्म करता है और वहाँ पर मांग की परिस्थिति क्या दिखती है। ग्रामीण इलाकों से दबाव बना हुआ है। जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का डायनेमिक्स है, उसमें 2 बड़े फैक्टर हैं जो शायद सीधे प्रभावित करेंगे। उसमें कच्चे तेल की कीमत अगर $90 से ऊपर निकलती है तो ये पूरा गणित फिर और ज़्यादा गड़बड़ाएगा और महंगाई की दर ऊपर जाएगी, जिससे कि ग्रोथ पर असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस साल ग्रोथ के मोर्चे पर कोई बड़ा चमत्कार होने की संभावना नहीं है। भारत के आर्थिक विकास दर में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। 6 से 6.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर 2024 में रहेगी। रिजर्व बैंक ने साल की शुरुआत में जो अपनी मौद्रिक समीक्षा दी उसमें ये बात बता दी है। देखना होगा कि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है अपने आकलन में कि अगले क्वार्टर में आपको आर्थिक विकास दर में थोड़ी तेजी दिखाई दे सकती, लेकिन बाद के क्वार्टर्स में ढलान आएगी। अगली तिमाही में और आखिरी तिमाही तक के आर्थिक विकास दर क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर, तिमाही आधार पर थोड़ी नीचे जाती दिखाई देगी। सर, अब आखिरी सवाल, जो होम लोन वाले हैं उनके लिए राहत की खबर कैसे पढ़ी जाए? ये दिलचस्प खबर थी और इस बार की इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमने आपको बताया है, सब आर्थिक और मौद्रिक घटनाक्रम है जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर बाजार में आपके कर्ज के ब्याज दर पर, महंगाई पर पड़ता है। पर जो नीतिगत स्तर पर सीधे प्रभावित करने वाला फैसला था वो रिजर्व बैंक का फैसला था फ्लोटिंग रेट लोन्स को लेकर। रिजर्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया कि बैंकों को अब ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें वो ग्राहकों को फिक्स्ड लोन रेट्स चुनने का विकल्प दें। अगर आप होम लोन लेते हैं या ले रहे हैं या आपने हाल में लोन लिया होगा, बैंक आमतौर पर फिक्स्ड रेट पे लोन देने को डिस्करेज करते हैं, देते नहीं हैं। स्पष्ट रूप से वो मानते हैं कि आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन दिया जाए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक नया फ्रेमवर्क लेकर आएगा ब्याज दरें तय करने का, फ्लोटिंग और फिक्स का, जिसमें बैंकों को ये करना, हालांकि ये फैसला बैंक के बोर्ड करेंगे, पर बैंकों को ग्राहकों को ये विकल्प देना होगा कि जब भी वो चाहें तो फिक्स्ड रेट पर ले जा सकते हैं। दूसरा, जो बैंकों का कर्ज का जो बोरोइंग शेड्यूल है, जो ईएमआई का ढांचा है, जो वो ग्राहकों को ऑफर करते हैं, कर्ज लेने वालों को ऑफर करते हैं, उसे तय करने का तरीका क्या है, इसे भी रिजर्व बैंक बताएगा। इसमें खास तौर पर जो लोन का टेनर है कि कितने समय के लोन की अवधि है, उस हिसाब से ग्राहकों को ये विकल्प दिया जा सकता है कि वो फ्लोटिंग या फिक्स रेट चुनें। और दूसरी चीज़ है कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो बैंक क्या बढ़ाएं, आपकी किश्त बढ़ाएं या आपकी अवधि बढ़ाएं, लोन का टेन्योर बढ़ाएं, इस पर भी थोड़ी स्पष्टता और क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक की पॉलिसी में है, लेकिन इनके नियम बनेंगे, इनका फ्रेमवर्क आएगा, इनके गाइडलाइंस आएंगी। लेकिन जो सवाल हमारे आपके दिमाग में शुभ हमेशा आते हैं कि बैंक अपने मन से कैसे फैसला कर लेता है टेन्योर बढ़ाने का।
किस्त बढ़ाने का, क्या बैंक हमको फिक्स रेट पे लोन क्यों नहीं देता, क्यों हमें फ्लोटिंग रेट पे ही लोन देना चाहता है, इन सारे सवालों की आवाज़ लगता है रिजर्व बैंक तक पहुंच गई है। तो थोड़े समय में, अगले एक महीने 1.5 महीने में हमें भारत में होम लोन के रेट को तय करने का जो मौजूदा ढांचा है उसमें थोड़ी और ज़्यादा पारदर्शिता आती दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। देश में अनाज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं और चावल बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा कि खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचेंगे। हालांकि सरकार के रिजर्व को देखें तो खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं होगा, ये देखने की बात होगी कि अगर गेहूं होगा ही नहीं स्टॉक में तो बेचेंगे कैसे। अभी की जो स्थिति है, 1 अगस्त तक की सरकारी रिजर्व में कुल 280 लाख टन गेहूं है। क्या सर इस 280 लाख टन गेहूं में से सरकार 50 लाख टन गेहूं बेच पाएगी? 50 लाख टन गेहूं बेचने का जो फैसला आज कल चर्चा में आया, शाम को जब हम आपसे गेहूं की महंगाई पर चर्चा कर रहे थे मनी सेंट्रल में, उसी दौरान सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि ओपन मार्केट में 50 लाख टन गेहूं की सेल की जाएगी। ये आंकड़ा गेहूं की मौजूदा मांग और आपूर्ति की परिस्थिति और सरकार के भंडारों की परिस्थिति से मेल नहीं खाता, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये संकेत केवल बाजार में कीमतें कम करने के उद्देश्य से दिया गया था। इसका हिसाब समझिए, हिसाब समझने के जो सरकार के पास इतना गेहूँ उपलब्ध है उसके हिसाब से हमें लगता है कि सरकार ये 50 लाख टन गेहूं कहां से लाएगी, इसका जवाब नहीं है। शुभम ने आपको बताया करीब 283 लाख टन गेहूं का स्टॉक सरकार के पास है। इसमें जो तमाम योजनाएं हैं, जो अनाज वितरण की योजनाएं हैं और आर्मी को जो डिफेंस को सप्लाईज की जाती हैं, इनके लिए हर महीने करीब 20 से 22 लाख टन गेहूं की खपत की ज़रूरत होती है, जो सरकार के स्टॉक से रिलीज़ किया जाता है। यानी करीब 160 लाख टन के आसपास का गेहूं मार्च तक चाहिए होगा, सिर्फ जो कमिटेड सप्लाईज हैं, जिन कमिटेड सप्लाईज के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा और भी ज़रूरतों के लिए, आपदा के दृष्टि से और जो रणनीतिक ज़रूरतें उसके लिए भी 70 से 75 लाख टन गेहूँ की ज़रूरत होगी सरकार को। ऐसी स्थिति में सरकार के पास 50 लाख टन गेहूं होगा ही नहीं साल के अंत तक जिसे वो बेच सके। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर 50 लाख टन गेहूं बाजार में सरकार बेचती है तो जो बात हमने आपसे करीब 1 हफ्ते पहले, शायद 2 हफ्ते पहले कही थी कि भारत को विदेशी गेहूं खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, भारत को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। या तो सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंपोर्ट करेगी और या फिर वो बाजार में इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर उसे बाजार में विदेश का गेहूं लाने का रास्ता बनाएगी, तभी ये 50 लाख टन की ओपन मार्केट की सेल की जा सकती है। और भी विस्तार से आपको समझना है तो मनीनाइन की वेबसाइट पर जाइए, उस पर विस्तार से गेहूं की गणित हमने समझाई है। हमारे जो सहयोगी हैं और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मनोज जी, उन्होंने विस्तार से पूरी गणित समझाई है कि भारत के पास कितना गेहूं है, कितनी आयात की जरूरत है, कहाँ कितनी खपत होती है और कैसे 50 लाख टन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लेकिन सरकार ने 50 लाख टन की घोषणा करते हुए इस बात का संकेत तो देना शुरू कर दिया है कि ये साल गेहूं के इंपोर्ट का साल हो सकता है, आयात का साल हो सकता है। और ये गणित जो हम आपको बता रहे हैं ये शुभम बाजार को भी पता है, बिल्कुल। इसलिए कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो पूरे बाजार के सामने, इसलिए गेहूं की महंगाई इस साल थमेगी, इस बात की संभावना कम है। और चूंकि फसल अभी 6 महीने दूर है, रबी की फसल आने में भी पूरे 6-7 महीने बाकी हैं, तो गेहूं को लेकर हाथ काफ़ी तंग है सरकार का इस समय अनाज भंडार में। देश में साइबर अपराध को कम करने के लिए दूरसंचार विभाग ने हाल में 1 करोड़ 14 लाख मोबाइल नंबरों की जाँच की। ये जांच जब हुई तो क्या निकला, उसमें आधे से ज़्यादा यानी करीब 60 लाख मोबाइल नंबरों को फ्रॉड पाया गया। फ्रॉड पाए गए 60 लाख मोबाइल नंबरों में 50 लाख को ब्लॉक कर दिया गया और बाकी बचे हुए नंबरों को भी जल्द ब्लॉक किया जाएगा। जिन 50 लाख नंबरों को ब्लॉक किया गया है उनके साथ 7 लाख नंबर ऐसे थे जिनमें बैंक अकाउंट भी लिंक था। यहाँ से चिंता और बढ़ जाती है। आशंका है कि जांच का दायरा बढ़ने पर फ्रॉड और बड़ा हो सकता है, फ्रॉड के नंबर बड़े हो सकते हैं, ऐसे खाते बड़े हो सकते हैं। सर कौन से नंबर ये फ्रॉड में पाए गए हैं? ये बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर है कि भारत में जितने मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, लोगों के पास जो कनेक्शन है, उसमें एक सैंपल था जिस सैंपल में करीब 60 लाख के आसपास के फ़ोन फर्जी पाए गए। फर्जी का मतलब है कि फ़ोन तो सही हैं, सिम तो सही हैं, लेकिन उनके पीछे जो एड्रेस प्रूफ लगाए गए, उनके पीछे जो KYC किया गया है वो सही नहीं था। बड़ी संख्या है और ये एक सैंपल था जो करीब 11.4 मिलियन फ़ोन्स के आधार पर DOT ने किया था साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से। इसमें अधिकांश नंबर वो पाए गए हैं जिन नंबरों से शायद आपके पास मार्केटिंग की कॉल आती होंगी। इसमें कुछ नंबर पाए गए हैं बैंक अकाउंट्स के, कुछ पेटीएम जैसे इंस्टीट्यूशंस के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, FMCG कंपनियों के। यानी बहुत सारे लोगों ने
ऐसे फ़ोन नंबर लिए हैं जिनके जरिए वो मार्केटिंग कॉल्स का में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहीं से साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा दिखाई देता है। डीओटी ने फैसला किया है इस ऑडिट के आधार पर कि करीब करीब 5 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास अकाउंट्स जो इसके साथ लिंक्ड हैं, उन अकाउंट्स और नंबर्स को फ्रीज कर दिया जाए, इन नंबरों को बंद कर दिया जाए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक है और कितने बड़े नंबर किन किन लोगों के नाम से अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा निष्कर्ष से ये भी निकलता है शुभम कि जो भारत में मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है उसमें भी बड़ा झोल है। अभी ये भी दिखाई देता है कि जितने सब्सक्राइबर्स की संख्या भारत में दिखाई जा रही है उसमें कौन से सब्सक्राइबर्स जेन्युइन हैं, जिनके पास फ़ोन नंबर हैं, और कौन से सब्सक्राइबर जेन्युइन नहीं हैं, वो भी इससे संकेत मिलता है कि इस ढांचे में भी कई तरीके की असंगतियां हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात इस आंकड़े से ये भी पता चलती है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्राइवेट नंबर से मार्केटिंग कॉल्स बंद नहीं हो रही हैं। जबकि डीओटी ने बार बार कहा है कि अगर मार्केटिंग कॉल्स की जानी है तो उसके लिए जो मार्केटिंग नंबर है उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन प्राइवेट नंबर से आने वाली मार्केटिंग कॉल, चाहे वो रियल इस्टेट के लिए हो, चाहे कार्ड खरीदने के लिए हो, चाहे होम लोन लेने के लिए, और ये काम बड़े बैंकों के नेटवर्क से किया जा रहा है। यानी बैंकों की तरफ से प्रमुख बड़े बैंक आपको प्राइवेट नंबर से फ़ोन करके लोन लेने के लिए और कार्ड और तमाम तरीके की सेवाएँ लेने के लिए बार बार फ़ोन करते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ जारी होने के बाद शेयर की लिस्टिंग का समय बदलने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत आईपीओ प्रक्रिया पूरी होने के 3 दिन के भीतर शेयर बाजार में शेयर को लिस्ट करा जाएगा। पहले लिस्टिंग के लिए 6 दिन का समय मिलता था। नियमों में बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। सेबी के इस कदम से उन निवेशकों को पैसा वापस जल्दी मिल जाएगा जिनको आईपीओ में शेयर नहीं मिलेंगे। सर, क्या मतलब है इस फैसले का? यह फैसला सेबी पहले से प्रस्ताव में था। सेबी ने जो T+3 का नियम लागू किया है, जिस दिन से इशू बंद होगा उसके बाद 3 दिन के अंदर उसे सूचीबद्ध कराना होगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा निवेशकों को यह है कि उनके पैसे जो लंबे समय तक फंसे रहते थे और उन्हें फैसला लेने में दिक्कत होती थी यदि उनको अलॉट नहीं होता था, ये प्रक्रिया ठीक होगी। और इससे जो पूरा एक नेटवर्क है जो एक इशू के साथ काम करता है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये सब तेज़ी से फैसला लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इशू का पूरा प्रोसेस 3 दिन में पूरा हो जाए और जो स्पेकुलेशन होता था इशू की लिस्टिंग को लेकर उसको भी रोकने में मदद मिलेगी। सरकारी खर्चों का हिसाब रखने वाले सीएजी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन योजनाओं के पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए किया, यानी कि जो पैसा पेंशन में जाना था वो प्रचार में चला गया। बुधवार को संसद में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल सोशल असिस्टेंट कार्यक्रम यानी NSAP के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। NSAP के तहत वृद्धा पेंशन योजना चलती है। कैग ने वित्त वर्ष 2017-18 से 21-22 के दौरान हुए खर्च के आधार पर ये रिपोर्ट लिखी थी। सर, किस तरीके का फ्रॉड है ये एक और फ्रॉड है जो सरकार के कामकाज में अनियमितता जो पाई गई। हमने कल आयुष्मान भारत के बारे में बताया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत तमाम लोगों को अलग अलग सहायताएं दी जाती हैं, इनका इस्तेमाल दरअसल प्रचार में किया और इस बजट का इस्तेमाल प्रचार में किया गया जो सरकारी नियमों के हिसाब से, खर्च के नियमों के हिसाब से जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स और फाइनेंशियल अप्रूवल सिर्फ प्रचार के नाम पर इस व्यवस्था के तहत दिए गए। सीएजी की इस रिपोर्ट में यह माना गया कि करीब 2.44 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च पाया गया है जो लोगों को सहायता के तौर पर किया जाना था, वो कैंपेनिंग में प्रचार में गया है। सर, कल आयुष्मान पर फर्जीवाड़ा आया था, उस पर भी कुछ अपडेट आया? सरकार ने माना कि हाँ ऐसा हुआ? हाँ, ये इस खबर ने काफ़ी सरकार को हिलाया और कल से लेकर कई जगह अलग अलग जगह सरकार के विभागों में चर्चा। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बात स्वीकार की गई, जैसे हमने कल आपको बताया था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी सीएजी की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया था। सीएजी के सामने जो मीटिंग थी उसमें माना था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी माना कि सीएजी के ऑडिट से कई सारे मल्टीपल फ्रॉड्स पूरे आयुष्मान भारत योजना में दिखाई पड़े, जो सरकार की सबसे बड़ी स्कीम थी हेल्थ सेक्टर में। और
हालांकि उनका ये मानना था कि जो बोगस नंबर में रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को सब्सिडी दी गई हो या इन्हें इलाज के बदले भुगतान किया गया हो। पर यह बात बिल्कुल सही है कि 10 लाख से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जिनके पीछे सही KYC नहीं है या जिनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी निकल कर सामने आई, जैसे कि कई सारे सिस्टमिक इश्यूज़ इस रिपोर्ट में निकल कर आए जो हमने कल आपको बताए थे। 1-2 चीज़ें और रह गई जो हम बताते हैं, जिसको भी आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया कि हरियाणा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि जो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनके नाम पर भी क्लेम वसूल लिए गए। अस्पतालों में जाकर उन्हें ये दिखाया गया कि वो बीमार हुए थे, उनके क्लेम वसूले गए। इसके अलावा कैग ने यह भी पाया कि करीब 458 करोड़ रुपए के ऐसे क्लेम हैं जो 2023 के दौरान जो हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों ने गलत ढंग से वसूल लिए, जिनमें 5 बीमा कंपनियां हैं जिनसे इसकी दोबारा वसूली की जाएगी, यानी उनसे वापस मांगा जाएगा। देश में एलपीजी के घटते उत्पादन की वजह से आयातित एलपीजी पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में जितनी एलपीजी की खपत हुई उसमें 64% इंपोर्ट किया गया, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले हर 3 गैस सिलेंडर में से 2 गैस सिलेंडर इंपोर्टेड गैस से भरे होते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खपत होने वाली एलपीजी में 49% हिस्सा ही आयातित एलपीजी का होता था। सर, ये निर्भरता क्यों बढ़ी? भारत में ऊर्जा सुरक्षा की जो पूरी तस्वीर है शुभम, वो बेहद निराशाजनक होती जा रही है। लगातार हम इसे करीब से देख रहे हैं। आपको याद होगा, जो लोग मनी सेंट्रल देखते हैं, इकोनॉमिका में हमने विस्तार से बताया था आपको कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी कमज़ोर, कितनी फ्रेजाइल हो चुकी है। और अब यह आंकड़ा एलपीजी के तौर पर आता है। 6 साल पहले भारत अपनी ज़रूरतों की 49% एलपीजी इंपोर्ट करता था, आज हम 64% एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब अगर आप स्थिति देखें तो कोयला, नेचुरल गैस और कच्चा तेल, और इसके बाद एलपीजी चौथी ऐसी चीज़ है जिस पर हम अधिकांश 60 से 70% ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर हो चुके हैं। और फिर हम कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है क्योंकि हम इस पर आयात पर निर्भर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की पेट्रोलियम कंपनियाँ अपने उत्पादन के कार्यक्रमों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। भारत में लगातार डोमेस्टिक एलपीजी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अभी केवल 12 से 14% की बढ़ोतरी दिखाई दी है, जबकि कंजम्पशन 32% की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत में एलपीजी का बढ़ता आयात ये भी बता रहा है कि पीएनजी का नेटवर्क फैलने के बाद भी, क्योंकि भारत के कई सारे शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की जगह पीएनजी पहुंच चुकी है, जहां पर पाइप नेचुरल गैस पहुंच रही है, उसके बाद भी जिस तरह से एलपीजी के नेटवर्क का रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में विस्तार किया जा रहा है, उसके मुताबिक भारत के पास अपनी एलपीजी क्षमताएँ नहीं है। और जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं, एलपीजी को इंपोर्ट करना पड़ता है और इसलिए एलपीजी पर आने वाले समय में सब्सिडी का बर्डन बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतें $87 के आसपास पहुंच चुकी हैं। ये बताती हैं कि भारत की पूरी ऊर्जा सुरक्षा का कार्यक्रम कहीं ना कहीं पटरी से उतर गया, ऐसा लगता है। हमारी निर्भरता पूरे के पूरे ईंधन बास्केट के लिए अब दुनिया के बाजार पर सबसे ज़्यादा है। भारत में चीन से आयात होने वाले सामान को लेकर कई बार टारगेट किया जाता है। आपने देखा होगा, बायकॉट चाइना जैसे कई अभियान भी सोशल मीडिया पर छेड़े जाते हैं, जिनसे चीन के इंपोर्ट को घटाने का भी दावा किया जाता है कि हमने इतना नुकसान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आंकड़े जब सरकार संसद में बताती तो कुछ और ही निकलते हैं। चीन से भारत में आयात लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने बुधवार को संसद में ये बताया कि उन 31 वस्तुओं की लिस्ट बताई, जब ये जानकारी दी जा रही थी तो 31 वस्तुओं की लिस्ट बताई जिनका चीन से आयात होता है। अधिकतर वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आयात बीते 3 साल के दौरान बढ़ा है। कई वस्तुएं तो ऐसी निकली इसमें जिनके इंपोर्ट बिल में 2 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। कौन सी चीज़ें हैं सर ये? शुभम, भारत की आत्मनिर्भरता का या मेक इन इंडिया का मोर्चा कैसे हार रहा है, ये रिपोर्ट सरकार ने को संसद में देनी पड़ी और सरकार ने संसद में बताया, हमने पिछले 2-3 साल में आत्मनिर्भरता, बायकॉट चाइना मान लीजिए, एक राजनीतिक रूप से किए गए नारे से भी अलग किया जाए तो सरकार की तरफ से भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए, आयात विकल्प उत्पादन के लिए मेक इन इंडिया PLI की तमाम कोशिशें की, पर परिस्थितियां जमीन पर बिल्कुल बदली नहीं है। सरकार ने संसद में बताया है कि जो 25 मेजर कमोडिटीज़ हैं, चीन पर हमारी निर्यात निर्भरता बहुत ज़्यादा है और चीन के साथ जो व्यापार संतुलन है वो भी चीन के पक्ष में है, क्योंकि हम निर्यात नहीं करते हैं, आयात करते हैं। जो 25 मेजर कमोडिटीज़ हैं जिनका हम आयात करते हैं, जिसमें केमिकल्स भी हैं, कंपोनेंट्स भी हैं, इनके आयात में 2023 में 14% की बढ़ोतरी हुई। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी स्टील प्रोडक्ट्स में हुई, जिस पर हम आपको बता चुके हैं कि स्टील पर निर्भरता आयात की बढ़ रही है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के
के इंपोर्ट में करीब 9% की बढ़ोतरी हुई, आंकड़ा बता रहा है। एक ही दो चीज़ें छोड़ दें जिस पर इंपोर्ट घटा है, नहीं तो पूरी की पूरी बास्केट जो चीन से इसमें शामिल है, उनमें सब में हम चीन से लगातार अपनी निर्भरता बढ़ाते जा रहे हैं। भारत का उद्योग, भारत का बाजार लगातार चीन से आयात कर रहा है। ये फैसला इस संदर्भ में, ये आंकड़ा इस संदर्भ में समझना और महत्वपूर्ण है कि सरकार ने भी हाल में ही लैपटॉप और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालने का फैसला किया था ओजीएल से निकालकर, जिसके बाद उसे टाल दिया गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता चीन पर खासतौर पर कम होती नहीं दिखाई दे रही है, चाहे भले ही इतनी राजनीतिक रूप से कोशिशें की जाएं, लेकिन भारत के उद्योग अभी पूरी तरह अपने कई सारी जरूरी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रूस से करीब 12 अरब डॉलर के फंड का निवेश भारत के ट्रेजरी बिल में हुआ। ये पैसा उसी पैसे का हिस्सा है जिसका भुगतान भारत की तरफ से रूस को सस्ते कच्चे तेल के भुगतान के रूप में किया गया था। रूस ने भारतीय करेंसी में भुगतान को लेकर मनाही की थी, तो उस पैसे को भारत ने अपने ही ट्रेजरी में निवेश कर दिया था। भारत से रूस के तेल का आयात बढ़ने की वजह से रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा भी 43 अरब डॉलर पहुंच गया। सर, ये पैसा कौन सा है, कैसे फंस क्यों गया? ये खबर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा भारत में रह गया और भारत के लिए, भारत के बाजार में निवेश हो गया, तो चुनौती इससे ज़्यादा बड़ी है। भारत और रूस के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो 43 बिलियन डॉलर के आसपास का है। क्योंकि भारत रूस को कुछ भी निर्यात नहीं करता, बड़ी चीज़ें निर्यात नहीं करता, और पिछले 1 साल के दौरान हमने कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात किया भारत ने, जिसका भुगतान पहले कमिटमेंट के आधार पर रुपए में दिया जाना था। हम इसे बता चुके हैं कि रूस ने स्पष्ट रूप से भारतीय रुपए को स्वीकार करने से मना कर दिया और लेने से मना कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री जब भारत आए थे इस साल की शुरुआत में, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। अब ये जो वोस्त्रो अकाउंट हैं, जिन वोस्त्रो अकाउंट में ये भुगतान रुपए में किया गया, यानी वहाँ की जो एक्सपोर्ट कंपनीज ने जो तेल बेचा था, उस तेल का पैसा यहाँ पड़ा हुआ, रूस की कंपनियों के पास नहीं पहुँचा, वो भारत में ही रखा हुआ है। उस पैसे का हो क्या, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर तो किसी बैंक के अकाउंट में पड़े नहीं रह सकते। बैंकों ने उन वोस्त्रो अकाउंट के पैसे को उठाकर सरकार के ट्रेजरी बिलों में लगा दिया है। अब दुविधा सबसे बड़ी यह है कि उन कंपनियों को भुगतान कैसे किया जाएगा जिनसे आपने सामान खरीद लिया, जिनको माल का भुगतान करना है। और यही वो चुनौती है जिसका अभी समाधान नहीं निकला है कि भुगतान डॉलर में किया जाएगा, क्योंकि डॉलर में नहीं हो सकता, रूस डॉलर स्वीकार नहीं करेगा, तो ये युआन में किया जाएगा या दिरहम में किया जाएगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है। यानी रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारतीय कंपनियों को भले ही फायदा हुआ हो, पर भारत अब गहरी मुश्किल में फंस गया, उलझन में फंस गया है कि रुपए में लिया हुआ भुगतान वहाँ नहीं जा रहा और भारत में ही वो पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल भारत के बैंकों को अब सरकारी ट्रेजरी बिलों में निवेश के तौर पर करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई आरबीआई की पॉलिसी, दूसरी सबसे बड़ी खबर मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका से आई है। तो चलिए अब उसका रुख करते हैं दिन की एक और सबसे बड़ी खबर की तरफ। बुधवार की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर सिग्नेचर किए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर किए। इस ऑर्डर के बाद चीन में अपने निवेश घटाने के कार्यक्रम को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया। चीन में अपना निवेश घटे, इसके लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका से चीन को जाने वाली हाईटेक निवेश को ब्लॉक करने और उसे रेगुलेट करने का आदेश हस्ताक्षर किया। इस आदेश के बाद अब क्या होगा? अमेरिकी कंपनियां चीन में सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं कर सकेंगी। सर, पहला सवाल तो ये कि ये फैसला लेना क्यों पड़ा? चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त खींचतान चल रही है। और जब अमेरिका ने 2022 में के अंत में जो बाइडेन ने चिप्स एक्ट साइन किया था और जारी किया था, वहीं से इस बात की भूमिका बन चुकी थी शुभम कि अब चीन और अमेरिका के बीच जो तकनीकों का आदान प्रदान और इम्पोर्ट है, वो पूरी प्रक्रिया बदलेगी। क्योंकि चीन को अमेरिका को ये दिख रहा है कि चीन ने इस तरीके की तकनीकी क्षमताएँ जुटा ली हैं, खासतौर पर हाईटेक क्षेत्रों में, जिससे उसकी सुरक्षा ज़रूरतें प्रभावित हो रही हैं। ये कितना सेंसिटिव और कितना गंभीर मामला है कि जो बाइडेन ने देश की संसद को, कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि वो एक किस्म की नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं कि चीन जैसे देशों का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हाई सिक्योरिटी और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और साइबर इनेबल्ड कैपेबिलिटीज़ वाले क्षेत्रों में उसे रोकना अमेरिका के लिए ज़रूरी है। चिप्स एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए थे वो अमेरिका के डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित थे। इस फैसले के बाद अब अमेरिका की कंपनियां
चीन को सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ी हुई तकनीकों का निर्यात नहीं कर पाएंगी। दुनिया का चिप बाजार और माइक्रो टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर का बाजार बुरी तरह उलझा है। इसमें अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है और चीन भी एक बड़ा प्लेयर है। चीन बड़ा प्रोड्यूसर है, अमेरिका बड़ा डिज़ाइनर और तकनीक का सप्लायर है। इसे विस्तार से समझना है तो इस बार का इकोनॉमिकम ज़रूर समझिए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने यह फैसला आखिर इतना बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया और इससे कितना बड़ा असर दुनिया के पूरे ट्रेड पर और दुनिया के पूरे कारोबार पर पड़ेगा। सर, असर इसका होगा क्या? दो तीन बड़े असर हैं। एकदम अमेरिका के इस फैसले के बाद सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक उत्पादों में का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था बाजार से, वो सिकुड़ जाएगा, वो व्यवस्था में दिखाई दे रही। अब दुनिया के जो भी देश जिनके पास ये तकनीकें हैं, जैसे कुछ देश हैं जिनके पास उत्पादन की तकनीकें हैं, कुछ देश हैं जिनके पास डिजाइनिंग फैब्रिकेशन की तकनीकें हैं, कुछ देश जिनके पास कच्चा माल है, कुछ देश जिनके पास पुराने जमाने के पुरानी तकनीकों के चिप्स हैं जो भी कारों में और बाकी जगह लगते हैं, ये सब अपनी अपनी तकनीक को लेकर प्रोटेक्टिव और प्रिजर्व करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका जो मुक्त बाजार का, मुक्त व्यापार का जो अगुआ है, उसने ही जब अपने बाजार को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो रिटेलिएट करने में दुनिया के बाकी देश भी अब इस तरीके की पाबंदियां लगाएंगे। इसका असर तात्कालिक तौर पर सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने के तौर पर सामने आएगा और आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि चीन इसको रिटेलिएट करेगा, क्योंकि अमेरिका की निर्भरता चीन पर उन चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा है जिनका इस्तेमाल अमेरिका के निचले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में होता है, जिसमें कि कारें हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो बड़े बल्क कमोडिटी चिप्स हैं, उनका इस्तेमाल जो चाइना बनाता है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। तो चीन हो सकता है उन चिप्स की आपूर्ति पर किस तरीके की सख्ती या पाबंदी लगाए, जिससे कि अमेरिकी बाजार में फ़िलहाल तो कैपेसिटीज़ नहीं है अमेरिका में उन चिप्स को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर की, जो दुनिया में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसमें खासा उथल पुथल आएगी। प्रतिक्रिया हमें चीन की देखनी होगी कल क्या होती है। दो और बड़े प्लेयर हैं इसमें, तीन और बड़े प्लेयर हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रिया करते हैं? एक जापान है जिसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, दूसरे कोरिया है और तीसरा ताइवान है। इस बाजार के जो तीन और बड़े प्लेयर हैं, वो कैसे इस पूरे फैसले को पढ़ते हैं? क्या ये प्रतिबंध जापान, ताइवान और कोरिया पर भी लागू होंगे? क्या उन देशों को भी तकनीकें मिलने में दिक्कत आएगी? ये सब देखना होगा। लेकिन एक नए तरीके की बहस दुनिया के हाईटेक ग्लोबलाइज्ड मार्केट में शुरू हो गई, जिसमें अब दरवाजे बंद करने का दौर शुरू हो रहा है, दरवाजे खोलने के बजाय। दुनिया के कच्चे तेल के बाजार में बड़ा उलटफेर हो रहा है। एक तरफ कच्चे तेल का जो सबसे बड़ा आयातक है चीन, उसमें आर्थिक सुस्ती गहरा रही है, डिफ्लेशन तक की बातें आने लगी हैं। लेकिन इसके बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव कुलांचे भर रहा है। ब्रेंट की कीमतें $88 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई, जो 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। सर, ये विरोधाभास कैसे समझा जाए? बाजार को ये पता है कि सऊदी अरब के सुल्तान MBS ने, जो कि ओपेक को लीड कर रहे हैं, ओपेक के अगुआ हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि दुनिया के बाजार में मांग जितनी कम होगी, सऊदी अरब के उत्पादन में उतनी ही कटौती होती जाएगी। और अब ये गणित बाजार में स्टेब्लिश हो गई। इसलिए पहली बार ऐसा दिखा जबकि चीन के अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन के, मांग घटने के, निर्यात घटने के, रोजगार घटने के आंकड़े आने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में उसका बिल्कुल उल्टा रुख दिखाई दिया। यह फर्स्ट टाइम ऐसा था शुभम, जब दुनिया के बाजार में चाइनीज इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से क्रूड के मार्केट ने अपने को अलग कर लिया, जिसको हम डिकपल होना कहते हैं। अब जो परिस्थिति क्रूड मार्केट से निकलकर दिख रही है, उसमें भारत, चीन और अमेरिका के बाजारों में मांग कम होने पर, कच्चे तेल की मांग में गिरावट होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से बाजार को स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि उत्पादन में और ज़्यादा कटौती की जाएगी। और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $87 पर बैरल से ऊपर निकल गई हैं, जबकि चीन की तरफ से कल आया आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि 87-88 के बाद, लगभग 1.5-2 दशकों के बाद, चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन की तरफ खिसक रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ गहरे ढांचागत चुनौतियां बनती दिखाई दे रही हैं और चीन दुनिया में कच्चे तेल के आयातकों में सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस मार्केट में उतना ही तेल छोड़ेंगे जितने पर कीमतों को $87 से $90 रखा जा चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी अरब लगभग $90 के आसपास की औसत कीमत बाजार में कच्चे तेल की बनाए रखना चाहता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला ग्रेटर नोएडा
और यमुना अथॉरिटी के करोड़ों रुपए की अनियमितता यानी गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है, जबकि गाजियाबाद में अवैध निर्माण से जुड़ा मामला है। सर्वे में पता चला कि गाजियाबाद के वसुंधरा में 5500 इमारत अवैध हैं। ये भवन ऐसे हैं जिनमें नक्शे के विपरीत काम हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अतिरिक्त FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो देकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया है, जिससे अथॉरिटी को 11 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के खर्चों पर यूपी की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने के लिए IMF के साथ हुई डील मुश्किल में पड़ सकती है। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले डिमिलिटेशन प्रक्रिया हो रही है, जिस वजह से वहां अब आम चुनाव में देरी होने की आशंका है। इस प्रक्रिया में 4 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद चुनाव में अतिरिक्त 2 महीने लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान IMF के साथ जो डील हुई है उसके तहत वहां पर समय पर आम चुनाव कराना जरूरी है। पाकिस्तान और IMF के बीच जो डील हुई है उसके तहत IMF पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। कर्ज संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की स्थिति लगातार खराब हो रही है। कंपनी के पास स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क और लाइसेंस फीस तक का भुगतान करने का पैसा नहीं है। अभी तक कंपनी ने जून तिमाही के लिए स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क और लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किया है। अब सरकार से मोहलत मांगी है। भुगतान के लिए दिसंबर तक का समय मांगा है। नया डेटा प्रोटेक्शन बिल तो संसद में पास हो गया, लेकिन बिल के एक प्रावधान को लेकर विवाद बढ़ गया। बिल में प्रावधान है कि 13 से 18 साल के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के माता पिता की जानकारी देना जरूरी है। इसके लिए माता पिता के आई कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल होगा। इस प्रावधान की वजह से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी खतरे में आ सकती है और इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया। सर, कोई टिप्पणी आप? पाकिस्तान को जो IMF से सहायता मिली वो मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। 9 महीने का एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट है जो बहुत मुश्किल से 2 साल 1.5 साल की मशक्कत के बाद पाकिस्तान को हासिल हुआ था, जिससे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF ने $3 बिलियन की सहायता दी थी। लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाचक्र बिल्कुल उससे उल्टी दिशा में घूम रहा है। जिस तरीके के सुधारों का कमिटमेंट पाकिस्तान ने IMF के साथ किया है इस कर्ज के बदले वो लागू होना अब बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक है, अस्थिरता की स्थिति है, कार्यवाहक सरकार है। इसलिए पाकिस्तान को उस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां शर्तें पूरी ना होने के कारण इस सहायता का वितरण ही रुक जाए, यानी उसका डिसबर्समेंट ही रुक जाए और पाकिस्तान को वो पैसा IMF से ना मिले जिसके लिए उसने कवायद के बाद ये सहमति जाहिर की थी। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।